डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट हम कंटिन्यू करेंगे रेडियो एक्टिविटी का। हमने लास्ट सेशन में जो है रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, ओके, और ये प्रोसेस क्यों होता है और किन में होता है ये हमने पढ़ा था। हमने देखा था कि जो हेवी न्यूक्लियस होते हैं वो जो है अनस्टेबल होते हैं। उसकी वजह भी, उसका रीज़न भी हमने देखा था कि उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स जो होते हैं, ओके, तो उसकी वजह से न्यूक्लियर फोर्स तो शॉर्ट रेंज में एक्ट होती है, लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ज़्यादा रेंज में भी एक्ट होती है। तो न्यूक्लियस को उतने सारे न्यूक्लियॉन्स को बाउंड करके रखना डिफिकल्ट हो जाता है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हमने ये पढ़ा था कि दिस इज द रीजन फॉर अनस्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। अब देखिए, अब ये जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई है, इन्हों स्टेबल किस तरह होते हैं? तो ये जो रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस है, इस प्रोसेस के थ्रू वो जो है स्टेबल होते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी या रेडियो एक्टिव डीके, तो हमने इसके 3 टाइप्स पढ़े थे। तो पहला जो टाइप था वो है अल्फा डीके। तो इस क्लास में हम जो है अल्फा डीके ये कोशिश करेंगे जहां तक भी हम पढ़ सके, ओके। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अल्फा डीके। तो ये जो अल्फा डीके है, ओके, अब ये नाम क्यों पड़ा है, ओके, तो ये जो डीके वाला प्रोसेस है रेडियो एक्टिव डीके, इसमें जो पैरेंट न्यूक्लियाई होता है या पैरेंट न्यूक्लियस होता है वो अल्फा पार्टिकल को इमिट करता है, ओके, अल्फा पार्टिकल को इमिट करता है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? इट इज द न्यूक्लियस ऑफ द हीलियम पार्टिकल, सॉरी हीलियम एटम, ओके। अब देखिए यहाँ पर जैसे ये अल्फा डीके, इन दिस टाइप ऑफ डीके पैरेंट न्यूक्लियस इमिट अल्फा पार्टिकल विच इज न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। तो अब यहाँ ये जो है हीलियम का जो न्यूक्लियस है ये अल्फा पार्टिकल को इमिट करता है, जिससे क्या होता है, हीलियम का जो मास नंबर है वो 4 है और उसका एटॉमिक नंबर वो है 2, ओके। मतलब ये निकलने से, ओके, क्या हो गया, उसके 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन कम हो गए। जो पैरेंट न्यूक्लियस है उसमें से 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन कम हो गए, तो मतलब उसके अंदर कुछ न्यूक्लियॉन कम हो गए। तो अब इसमें जो एक्ट होने वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी थोड़ी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब जो नया न्यूक्लियस है जिसको हम डॉटर न्यूक्लियस बोलते हैं, वो थोड़ा बहुत जो है पैरेंट न्यूक्लियस के कंपैरिजन में स्टेबल रहेगा, मतलब अनस्टेबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए, ये जो हेवी न्यूक्लियस होते हैं ये बता चुका हूं मैं कि भी अनस्टेबल होते हैं, और जनरली जिन एलिमेंट्स का मास नंबर 210 से बढ़ के होता है वो रेडियो एक्टिव होते हैं। वो वाले एलिमेंट्स क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव होते हैं। और इन हेवी न्यूक्लियस में अल्फा डीके होता है। कौन सा डीके होता है? हेवी न्यूक्लियस में जो डीके होता है वो अल्फा डीके होता है। तो आप याद रखें कि भाई कौन से टाइप का डीके किस टाइप के एलिमेंट्स में होता है। तो जो हेवी न्यूक्लियाई होते हैं उनमें अल्फा डीके होता है। अब इसको, ये जो अल्फा डीके प्रोसेस है उसको हम किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सपोज हमने माना कि ये जो एक्स है ये पैरेंट न्यूक्लियस है, ओके, दिस इज पैरेंट न्यूक्लियस, और ये जो है ना अल्फा डीके में, इसमें अल्फा डीके हो रहा है, तो इससे एक डॉटर न्यूक्लियस आ गया वाई, एक डॉटर न्यूक्लियस आ गया वाई। इसके साथ में हमको जो है ना यहाँ पे ये अल्फा पार्टिकल, जिसको हम ये हीलियम न्यूक्लियस, आप चाहे तो सिंपली अल्फा भी लिख सकते हैं इसको, ओके। अब देखिए यहाँ पर ये मैं बता देता हूँ, देखो ये जो है हमने यहाँ Z लिखा, ये A, अब ये 2 4, ठीक है। अब देखिए केमिकल ये जो रिएक्शन होगा इसमें चार्ज तो कंजर्व रहेगा, तो अगर यहाँ पे Z है प्रोटॉन्स, ठीक है ना, ये तो यहाँ पर भी उतना होना चाहिए दोनों का मिला के, तो ये 2 है तो यहाँ पे इसका मतलब ये Z-2 दोनों को मिलाए तो Z आ जाएगा। इसी तरह मास भी कंजर्व होगा, तो यहाँ पे ये A-4 हो जाएगा, A-4 हो जाएगा। यहाँ पे डीके कौन सा हो रहा है? तो ये अल्फा डीके हो रहा है। देखिए मैं इसको दूसरे कलर से लिखता हूँ, यहाँ पे लिखिए आप, तो आपको क्लियरिटी रहेगी। कौन सा डीके है? अल्फा डीके हो रहा है। तो अल्फा डीके मतलब ये जो पार्टिकल है इसको हम अल्फा पार्टिकल बोल रहे हैं। दिस इज वी आर कमिंग अल्फा पार्टिकल, ओके, अल्फा पार्टिकल। चलिए चेक करते हैं कवर हो रहा है लास्ट तक, ओके। चलिए थोड़ा सा हम जो है इसको
ठीक है, अब हो जाएगा कवर। ओके, सो अल्फा पार्टिकल, ठीक है, अल्फा पार्टिकल। अब ये जो हीलियम न्यूक्लियस को बता दिया हमने, तो ये इतना निकल गया, तो ये जो है ना अल्फा डीके वाला प्रोसेस हमने बता दिया, जनरल प्रोसेस। अब इसमें क्या है, तो दिस इज वी आर हैविंग पेरेंट न्यूक्लियस, इसको क्या बोलेंगे हम, पेरेंट न्यूक्लियस। और ये क्या है, सो दिस इज डॉटर न्यूक्लियस, डॉटर न्यूक्लियस। तो डॉटर न्यूक्लियस में आप देखिए नंबर ऑफ न्यूक्लियन 4 कम हो गए, A-4 हो गए, यहाँ पे A थे, यहाँ A-4 है। तो ये इसकी इसमें जो अनस्टेबिलिटी थी, ओके, वो यहाँ पे अगर देखेंगे तो थोड़ी कम हो जाएगी। अनस्टेबिलिटी किसकी वजह से आ रही बता चुके हैं, जो कूलम फोर्स एक्ट हो रही दूर दूर वाले प्रोटॉन्स में, तो यहाँ पे न्यूक्लियंस कम हो गए तो वो फोर्स भी थोड़ी कम हो जाएगी। सो दिस इज समवट ओके स्टेबल एज कंपेयर टू दिस वन। अभी भी वो पूरी तरह स्टेबल नहीं होगा, बट थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कि इसके कंपैरिजन में। अब इसके एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो आप जो है यहाँ पे ये एग्जाम्पल हम यूरेनियम का ले सकते हैं, बोर्ड के टेक्स्ट में एक और एग्जाम्पल दिया है, तो दोनों एग्जाम्पल हम लिखेंगे। चलिए पहला एग्जाम्पल मैं यूरेनियम वाला बताता हूँ। ओके, अगर हमने ये पेरेंट न्यूक्लियस यूरेनियम ले लिया, ये एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो यूरेनियम 92-138, इसमें ये अल्फा डीके हो रहा है, एग्जाम्पल 1 ले रहे हैं, तो इससे आ जाएगा आपको थोरियम, थोरियम 90-234, ओके, प्लस यहां पे आ जाएगा ये हीलियम, ये 24, ओके, हीलियम 24। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ये आप एग्जाम्पल 1 ले लें, ये एग्जाम्पल 2 लेते हैं। ओके, एग्जाम्पल 2 हम जो है बोर्ड की टेक्स्ट से ले लेंगे, तो इसमें बिस्मथ वाला एग्जाम्पल दे दिया है। ओके, ये बिस्मथ, तो बिस्मथ के लिए आप जो है जैसे 83-212, 83 ये 212, यहाँ पे अल्फा डीके हो गया, और इससे हमको जो मिलते हैं TL 81, TL 81, ओके, 208, और यहाँ पे ये हीलियम 24। आप चाहे तो डायरेक्ट अल्फा, ओके, जो सिंबल है वो लिख सकते हैं। ओके, तो ये अल्फा पार्टिकल या हीलियम हमने पूरा लिखा है, आप सिंपली इसके जगह पे अल्फा लिख सकते हैं। तो ये 2 एग्जाम्पल जो है इस अल्फा डीके के हमने देखे, ठीक है। अब देखिए, अब ये अनस्टेबल है, मतलब इसकी एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी इसकी खुद की ज्यादा, इसलिए अनस्टेबल है। और हम बोल रहे हैं कि ये अब थोड़ा इसके मुकाबले में थोड़ा स्टेबल है, इसका मतलब क्या हुआ, इनकी एनर्जी लेवल थोड़ी कम हो जाएगी, टोटल मिला के जो एनर्जी होगी वो कम होगी। तो जो एक्सेस एनर्जी है, ओके, अब देखिए यहाँ पे हमने जो पढ़ा था थोड़ा मास डिफेक्ट में, इसका उल्टा है, हम न्यूक्लियस को एनर्जी दिए थे जिससे वो न्यूक्लियस उसके न्यूक्लियॉन्स में हमने कन्वर्ट कर दिया था उसको। तो न्यूक्लियॉन्स का सेपरेटली जो मास है उसका जब हम सम करते हैं तो वो ज्यादा होता है, यहाँ पे उल्टा होगा, यहाँ एनर्जी ज्यादा है, यहाँ पे एनर्जी कम है। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर ओके इनका मास कम हो जाए। क्यों एनर्जी कम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके कंपैरिजन में थोड़ा स्टेबल है, तो एनर्जी थोड़ी कम हुई, इसका मतलब इसका मास भी थोड़ा कम हो गया है। तो फिर वो बची हुई एनर्जी किधर चलेगी, तो वो एनर्जी जो है ओके, वो एनर्जी इसकी काइनेटिक एनर्जी में जो है कन्वर्ट हो जाती है। ओके, इसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, जो प्रोडक्ट्स है इनकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, सो इसी तरह से यहाँ पर भी ये वाला भी एग्जांपल देखेंगे तो वैसे ही रहेगा। बिस्मथ इसकी एनर्जी ओके ज्यादा है क्योंकि ये अनस्टेबल है, तो ये इन दोनों पार्ट में कन्वर्ट हो गया, इसके प्रोडक्ट्स है ये। ओके, तो इनमें एनर्जी थोड़ी कम होगी, इसके मुकाबले में थोड़ा स्टेबल रहेंगे, इसका मतलब थोड़ी एनर्जी कम होगी, तो इसका मतलब यहाँ पे जो मास है वो थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है, इसके मुकाबले में। अब जो एनर्जी कम हुई थी वो एनर्जी कहाँ जाएगी, तो वो एनर्जी ओके अब मास में तो कन्वर्ट नहीं हुई, तो वो एनर्जी इनकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ये जो प्रोडक्ट्स है इसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी हम कैसे लिखेंगे, ओके, दिस Q इज इक्वल टू, अब जो एनर्जी बचेगी
तो इनका जो मास डिफरेंस होगा, मास डिफेक्ट जो बोलेंगे हम, इनका मास थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि एनर्जी कम हो गई यहाँ पे, और इसका मास ज्यादा रहेगा। तो अगर हम जनरल वे में लिख लें, ओके, जनरल वे में लिखें तो हम Q का फॉर्मूला लिख सकते हैं इसके हिसाब से, दिस Q इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर, ओके, डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर, जो मास डिफेक्ट हो जाएगा, मास का जो डिफरेंस हो जाएगा। तो मास डिफरेंस कितना होगा, तो Q इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे इसका मास ज्यादा है तो हम लिखेंगे ये मास ऑफ x, मास ऑफ x माइनस इन दोनों का मिलाकर, तो ये हो जाएगा मास ऑफ y प्लस मास ऑफ अल्फा इनटू ये सी स्क्वायर, इनटू ये सी स्क्वायर, ओके, इनटू ये जो है सी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो है आपको इतनी काइनेटिक एनर्जी आएगी, ओके, ये जो है क्या है, दिस इज काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस प्रोडक्ट्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट आए ये दोनों ये जनरलाइज वे में लिखेंगे तो ये y और ये Hd, ओके, ये जो प्रोडक्ट्स है इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हम इस तरह से लिखेंगे। तो ये जो एनर्जी किसकी वजह से आ रही, काइनेटिक एनर्जी मास डिफरेंस की वजह से आ रही। ये जो हमने प्रोडक्ट्स लिए हैं इनका मास थोड़ा कम रहेगा, क्यों कम रहेगा, क्योंकि इनकी एनर्जी कम हो गई है, ओके, ये स्टेबल है, इसके मुकाबले में थोड़ा स्टेबल है। तो स्टेबल कब बोलते हैं, जब एनर्जी लेवल कम होगा। तो इसकी एनर्जी ज्यादा तो इसका मास भी ज्यादा, इनकी एनर्जी कम तो इसका मास भी कम हो जाएगा, इन दोनों का मिलाकर मास कम होगा यहाँ पर, ठीक है। सो हम जो है ये जो मास डिफरेंस लिखेंगे, इसका मास ज्यादा माइनस दिस करेंगे, तो मास ऑफ x माइनस मास ऑफ सम ऑफ दीज टू, तो दैट विल बी m पाई प्लस m अल्फा इनटू ये हमने c स्क्वायर लिख दिया। तो इतनी जो है ये काइनेटिक एनर्जी रहेगी, ओके। चलिए आप कॉपी कर ले फास्ट, ओके, पास करके कॉपी कर लिया आपने, ठीक है। तो ये जो है अल्फा डी के, तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहेगा आपको याद रखने के लिए कि भाई ये जो अल्फा डी के होता है वो हेवी न्यूक्लियाई में होता है, जनरली ग्रेटर देन 210 जो होता है मास नंबर, उनमें रेडियो एक्टिविटी होती है। और ये जो रेडियो एक्टिव डी के अल्फा डी के टाइप की होती हैं। अल्फा डी के में क्या होता है, अल्फा पार्टिकल या हीलियम जो न्यूक्लियस होता है वो इमिट हो जाता है, जिससे जो डॉटर न्यूक्लियस है उसके जो मास नंबर या जो है एटॉमिक नंबर थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये अल्फा डी के होगा। और फाइनली आपको काइनेटिक एनर्जी जो आएगी इन प्रोडक्ट्स की वो कितनी होगी या उसको हम कैसे लिखेंगे वो पता होना चाहिए। ये प्रोसेस के लिए हमने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, ठीक है। सो होप यू अंडरस्टूड दिस वन। देख लीजिए, अगर कुछ डाउट रहेगा तो आप कमेंट करें तो हम वो डाउट के हिसाब से, ओके, ये छोटा सा टॉपिक है, ओके, इजी है, सिंपली अल्फा पार्टिकल निकल रहा है। आप जो है आपकी केमिकल इक्वेशन जो होती है वो आप लिख दीजिए आप, ओके, उस इक्वेशन के थ्रू हमने वर्कआउट कर लिया। और काइनेटिक एनर्जी जो होती है, जो एक्सेस एनर्जी है, मतलब इनका मास कम है तो एनर्जी भी कम रहेगी। अब बचे भी एनर्जी तो कंजर्व होती है, तो वो एनर्जी कहाँ जाएगी, तो वो एनर्जी इन दोनों प्रोडक्ट्स के काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होगी। तो पूछता है आपको कि वो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो वो काइनेटिक एनर्जी आप इस तरह से पता कर सकते हैं। क्यों, तो ये जो है मास डिफेक्ट की वजह से आ रही है। तो मास डिफेक्ट का फॉर्मूला हमें पता है, डेल्टा m होता है, और उसके इक्विवेलेंट जो एनर्जी होती है डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम Q इज इक्वल टू mx माइनस my प्लस m अल्फा इंटू सी स्क्वायर, इस तरह से हम पता कर सकते हैं, ओके। सो होप यू अंडरस्टूड दिस वन, थैंक यू।